नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और एक बहुत हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव हुई है और ये पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने क्या ऐसा आंकड़ा छुआ है जो कभी किसी और देश ने नहीं छुआ था। यानी कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने ऐसा कहा है कि भारत को 2022 में 111 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ। ये दुनिया में सबसे अधिक है और 100 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला भारत एक पहला देश बन चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे बहुत सारे प्रवासी बाहर रह रहे हैं और ये हमें रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, प्रेषण भेज रहे हैं, यानी इंडिया का अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ये अपनी जारी रिपोर्ट की है, 2024 की रिपोर्ट आई है। इसमें 2022 के आंकड़े हैं। भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस ये शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग देश यही है। क्या क्या नाम है? भारत पहला है, 111 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ पहला ऐसा देश पूरे विश्व में बना है जिसको इतना प्रेषण प्राप्त हुआ है 2022 में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कौन है? मेक्सिको। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो भारत एक पहला है, फिर उसके बाद मेक्सिको है, फिर चीन है, फिलीपींस और फ्रांस, याद रखिएगा। और भारत 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला मतलब पहला ऐसा देश बना है जिसका इतना रेमिटेंस आया है। कितने सारे प्रवासी भारतीय बाहर के देश में रह रहे हैं और वो हमें रेमिटेंस भेज रहे हैं। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। सर्विस सेक्टर इसीलिए ज़्यादा बहुत माना जाता है भारत में। इस रिपोर्ट में दूसरा स्थान मेक्सिको को तथा तीसरे स्थान पर चीन है। देखो, खाड़ी देशों में सर्वाधिक भारतीय रहते हैं और खाड़ी देशों में से भी यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। यहाँ लगभग इनकी जनसंख्या 3.5 मिलियन है। अरब प्रायद्वीप की भौगोलिक और ऐतिहासिक निकटता की वजह से ही सुविधाजनक है और आप देखते हैं साउथ में, स्पेशली केरला से बहुत सारे सर्विसेज आपको खाड़ी देशों में जाते हुए दिखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2.7 मिलियन भारतीय रहते हैं। इसके अतिरिक्त कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल सहित अन्य देशों में भी प्रवासी भारतीय भारी आबादी में रहते हैं। प्राचीन काल से ही देखो, हम इंडियंस आर वेरी, कह सकते हैं, रिसोर्सफुल। हम इतने टैलेंटेड हैं कि हम सिर्फ अपने देश में नहीं कमाना जानते बल्कि हम दूसरे देश में भी कमा सकते हैं। ये कहते हैं, इसको कहते हैं टैलेंट एंड हार्डवर्क नोज नो बॉर्डर्स, यानी कि कोई भी बॉर्डर नहीं है। आप किसी भी बॉर्डर को अच्छे से क्रॉस करके अपनी लाइफ और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये सारे काम कर सकते हैं। प्राचीन काल से भारतीय विश्व के विभिन्न भागों में प्रवास करते आए हैं। सबसे पहले प्रवासन का पता ग्रीक और मेसोपोटामिया, याद रखिएगा, यूपीएससी को ये सारे क्वेश्चन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बहुत पसंद हैं। ग्रीक और मेसोपोटामिया जैसे अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार और धार्मिक संपर्कों से लगाया जाता है। फिर बाद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका की अगर बात करें तो कौन, अशोक के किन पुत्र ने वहाँ जाके बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। भारतीय और भारतीय साम्राज्य समुद्र पार तक फैले हुए थे उस समय। हालांकि प्राचीन चरण में जनसंख्या आंदोलनों के कारण कभी भी विदेशों की स्थायी भारतीय बस्तियां का निर्माण नहीं हो पाया। भारतीयों के इस्माइलीस, होरस जैसे विभिन्न समूहों के माध्यम से पूर्वी अफ्रीका के साथ भी व्यापारिक संबंध रहे हैं। फिर औपनिवेशक गिरमिटिया मजदूरों के प्रवास से पहले जनसंख्या की गतिशीलता सामाजिक व्यवस्था में अंतर्निहित थी और सीमांत किसानों के मामले में भी देखी गई थी, जिन्होंने अपनी वफादारी एक मालिक से दूसरे मालिक के पास स्थानांतरित कर दी थी और इसीलिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ये यात्रा करते थे। फिर 1830 के दशक में अंग्रेज़ों द्वारा गुलामी की संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्लेवरी जिसको कहते हैं, जिससे ब्रिटिश और यूरोपीय उपनिवेशों के चीनी बागानों में श्रमिकों की भारी कमी पैदा हो गई थी। उसके बाद इस स्थिति ने भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में गिरमिटिया श्रम को जन्म दिया और इस प्रकार से श्रमिकों की अधिकांश भर्ती पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा से की गई थी। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने के लिए किया गया महात्मा गांधी का संघर्ष आधुनिक भारत में प्रवासी भारतीयों से स्वयं को जोड़ने के लिए एक प्रेरणादायक
भी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसका उद्भव वर्ष 1951 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि उस समय अराजकता भी बहुत फैली हुई थी, तो उसको जानने के लिए भी इसको बनाया गया था, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। इससे पहले यूरोप से प्रवासियों के संचालन के लिए अंतिम अंतर सरकारी समिति के रूप में जाना जाता था उस समय। ये ज़रूर याद रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। युद्ध से विस्थापित अनुमानित 11 मिलियन लोगों के लिए यूरोपियन सरकारों को पुनर्वास देशों की पहचान करने में मदद करने के लिए IOM ने 1950 के दशक के दौरान लगभग 1 मिलियन प्रवासियों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का संविधान 19 अक्टूबर 1953 को वेनिस में प्रस्तुत किया गया। 30 नवंबर 1954 को संविधान लागू हुआ और संगठन की औपचारिक रूप से स्थापना भी उसके बाद कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन में वर्तमान में 175 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी उठ सकते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के कार्यों की बात करें तो प्रवासन और विकास सबसे बड़ा इसका मतलब मजबूत एक ऑब्जेक्टिव है। ये चाहता है कि एक देश से दूसरे देश की तरफ जाए, हम देशवासी मतलब हम एक ही देश में ना रहें, हम पूरे विश्व के निवासी बनने की कोशिश करें। तो प्रवासन को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, कल्चरल इंटरैक्शन बनता है। सांस्कृतिक इंटरैक्शन जैसा जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से एक्सेप्टेंस ग्लोबल में जीनोफोबिया ख़त्म होगा। जीनोफोबिया क्या होता है? जीनोफोबिया एक वर्ड बहुत आजकल चल रहा था, जीनोफोबिया। ये वर्ड जो बाइडेन बहुत यूज़ कर रहे थे। किस बारे में था ये? कि भाई भारत, जापान, चीन जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो बाहर से आने वाले लोगों के प्रति अच्छा नहीं व्यवहार रखते हैं, डरते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं। इसे जीनोफोबिया कहते हैं। और यूएसए ने कहा था कि हम देखिए, हम तो इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पुरानी कंट्री है, हम तो सारे इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ वेलकम करते हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि यूएसए किस प्रकार से अपनी आइडियोलॉजीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हाँ, ये तो सही है कि 2.7 मिलियन यूएसए में भारतीय रह रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि भारत में कम इसके प्रति लोगों के, बाहर से आने वाले लोगों के प्रति थोड़ी कम टॉलरेंस है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रवास को सुविधाजनक बनाना और प्रवास को विनियमित करना भी इम्पॉर्टेंट है। जबरन प्रवासन को संबोधित करना। जबरन प्रवास मतलब कि आप ज़बरदस्ती किसी को बाहर भेज रहे हैं। जैसे रोहिंग्या रेफ्यूजी यहाँ आए हैं, तो रोहिंग्या रेफ्यूजी को भारत में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रखा गया है कि अगर इन्हें वापस म्यांमार भेजा गया तो इनके साथ कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए इनको जबरन रूप से हम प्रवासन के लिए भेज नहीं रहे हैं, भले ही कहीं और हम भेज दें, पर म्यांमार रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ म्यांमार नहीं जाएंगे। श्रम की मांग और आपूर्ति। प्रवासन का क्या महत्व है? देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो लेबर, उनके सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनके पास लेबर नहीं है, और हमारे पास यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस गैप को कौन भरेगा? इस गैप को भरेगा हमारा जो एक्सेस ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरी कंट्रीज़ में जाके काम करेगा। तो प्रवासन श्रम की मांग और आपूर्ति में अंतराल को भारत है एवं भरता है एवं कुशल श्रम, अकुशल श्रम तथा सस्ते श्रम का कुशलतापूर्वक आवंटन भी करता है, जिससे इकोनॉमी चलती रहती है। कौशल विकास की बात करें तो प्रवासन बाहरी दुनिया के साथ संपर्क और बातचीत भी बढ़ाता है, जिसके साथ उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में भी प्रैक्टिस करने को मिलती है। अगर कोई बाहर गया है, वो कुछ नया सीख के आएगा स्किल्स, तो यहाँ पे भी सिखाएगा। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि अगर आपको यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है भारत में, तो आपको कहीं और तो मिल ही सकता है। जब आप उन देशों में जाएंगे, वहाँ पे आपको नए नए रोज़गार के स्रोत मिलेंगे, तो आपके जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्रवासी भी अतिरिक्त आय और प्रेषण को घर वापस भेजते हैं, जिससे उनके मूल स्थान का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि भारत में तो पड़ ही रहा है। आर्थिक प्रेषण की बात करें तो प्रवासियों की मजबूत आर्थिक स्थिति मूल क्षेत्रों में उनके परिवारों को जोखिम के खिलाफ बीमा भी प्रदान करती है, और साथ ही उपभोक्ता व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और संपत्ति निर्माण में भी निवेश को बढ़ाती है, क्योंकि जितना प्रेषण मिलेगा उसी हिसाब से लोग इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे। प्रवासन प्रवासियों को के सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। नई संस्कृतियाँ, रीति रिवाजों और भाषाओं के बारे में भी लोग सीखते हैं, लोग भाईचारे की तरफ बढ़ते हैं। पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि इंडियंस के ऊपर कितने अटैक बढ़ गए हैं, सिर्फ यूएसए में ही नहीं बल्कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो एक नया चैलेंज आ गया है
कि लोगों को अगर अपनी जान को जोखिम में डाल के बाहर जाके कमाना पड़े तो क्या वो ये चूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नस्लवाद के कारण स्थानीय लोगों द्वारा भारतीयों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कई देशों में ये हमारी छवि भी खराब कर रहा है। जैसे अभी खालिस्तानी मुद्दा कनाडा में, यूएसए में बहुत फेमस है। वहाँ एक भारतीय ही दूसरे भारतीय से लड़ रहा है, तो यहाँ पे छवि भी खराब हो रही है। कई देशों में अति राष्ट्रवादी सरकारों की सत्ता आने के बाद सांप्रदायिकता की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। आतंक की बात करें तो मध्य पूर्व के देशों यानी यमन, ओमान, लीबिया, सीरिया आदि में सांप्रदायिक संकट, बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां और युद्ध प्रवासी भारतीयों के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर रहे हैं। संरक्षणवाद भी बढ़ रहा है। संरक्षणवाद यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी है, अमेरिका है, तो अमेरिका के लोगों को ही जॉब मिलेगा। बाहर के लोग चाहे जितने पढ़े लिखे हों, चाहे जितने टैलेंटेड हो, वो यहाँ आएंगे तो उनको जॉब नहीं दिया जाएगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में हो गया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आते हैं तो हो सकता है कि सर्विसेज में भी काफ़ी इम्पैक्ट आए। प्रवासी लोगों के कारण नौकरियों और शैक्षिक अवसरों को खोने के डर के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में सख्त वीज़ा नियम भी लागू कर दिए गए हैं। आगे की राह क्या है? देखिए, प्रवासन मानव विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बाहर के लोगों से मिलेंगे नहीं, कल्चरल इंटरेक्शन करेंगे नहीं, नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कतें आगे बढ़ेगी। किसी भी जगह का सतत विकास के लिए इंटरेक्शन कंटिन्यूअस जरूरी है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ सॉफ्ट पावर को भी इन्फ्लुएंस करता है। सॉफ्ट पावर मतलब अगर बहुत सारे भारतीय दूसरे देशों में जाके बस रहे हैं तो इससे भारत को ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी संस्कृति उनको बता सकते हैं, हमारी संस्कृति नहीं क्या है, हमारी विरासत क्या रही है, हमारे तौर तरीके कैसे। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलता है कि ये सॉफ्ट पावर का हिस्सा, लोग इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, लोग दिवाली मनाने लगे हैं, इंडियन ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगे हैं। तो हमारा बेसिकली एक कल्चरल इंटरेक्शन और कल्चरल पावर वहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आगे की राय यही है कि इसको बहुत अच्छे से रिसोर्स करना है, इस इन्फ्लुएंस को हमें बहुत ही अच्छे से चैनलाइज करना है ताकि लोग और ऐसे इंडियंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं, करें। और साथ ही साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने एवं संकट प्रेरित प्रवास को कम करने के लिए भारत को प्रवासन केंद्रित नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। कुछ नीतियाँ जैसे कि हम रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 को हमने साइन नहीं किया है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि हम जानते हैं कि संसाधन कम है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, और अगर संसाधन कम है, जनसंख्या हमारी ज़्यादा, तो हम अपनी जनसंख्या को पहले देखेंगे, उसको उनको पोषित करेंगे, बाकी हम बाकी जनसंख्या को देखेंगे। पर नीतियाँ भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रवासन आसानी से हो सके, है ना। उसके बाद रणनीतियों और संस्थागत तंत्रों को तैयार करने की आवश्यकता है। इससे भारत में गरीबी की कमी होगी। भारत प्रवासन केंद्र विदेश मंत्रालय का एक शोध थिंक टैंक उन लोगों को प्रशिक्षित और रोजगार उन्मुख बनाने का तरीका पता लगाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है जो अंतर्देशीय प्रवासन के इच्छुक हैं। इसके अलावा यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि रोजगार भारतीय संविधान की राज्य सूची के तहत एक विषय होता है, इस वजह से कि वह निगरानी करें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अन्य देशों में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। देश सरकार के लोगों को रोजगार के नज़रिए से प्रशिक्षित करने एवं रोजगारोन्मुख बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता भी मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के महत्व का वर्णन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के कार्यों का उल्लेख करें। ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 30 नवंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का संविधान लागू हुआ और संगठन की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन में वर्तमान में 175 देश शामिल हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको मुझे बताना है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास आपकी ओवर होती है। डेली करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आता है, उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा आरएस का अगर करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो आरएस उत्कर्ष इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे अपडेटेड, स्टे वेरी इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली क्लासेस देखते जाइए। मेंस, आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।